गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टर्म में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ साइकिल के इक्वेशन को भी डिराइव किया। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या चीज़ है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि कोई भी जो अभिक्रिया है या जिस अभिक्रिया का जो वेग अभिकारक का जो कंसंट्रेशन होता है, जो उसकी सांद्रता होती है, अगर उसके प्रथम यानी कि फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो ऐसी अभिक्रिया को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि a first order reaction is a reaction that proceed at a rate that depend merely on only one reactant concentration। कहने की मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जो वेग अभिकारक के कंसंट्रेशन के वन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। यानी कि ये जो रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है, ये रिएक्टेंट तो दिख रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर के यानी कंसंट्रेशन के पावर वन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम इसके डेरिवेशन एक्सप्रेशन के डेरिवेशन के बारे में बात करें तो मान लेते हैं कि ये कोई सब्सटेंस है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, जो कितना है, ए मोल पर लीटर है, ए मोल पर लीटर है। यानी कि एक कोई सब्सटेंस हमने ले लिया है, ये कोई सब्सटेंस लिया है जो उसकी मात्रा कितनी है, ए मोल पर लीटर है। यानी कि T इज इक्वल्स टू 0 पर ये ए था, T इज इक्वल्स टू टी पर ये जो है, यानी कि x अमाउंट का सब्सटेंस का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। यानी कि x अमाउंट का जब सब्सटेंस का जब फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होगा, तो ए का जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि इस पदार्थ का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वही a माइनस एक्स जो है यहाँ से घट गया है। अगर यहाँ से हम क्या करें, रेट निकालें, तो क्या हो जाएगा हमारा, dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमेशा क्या लिखते हैं, k लिखते हैं, जहाँ k जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। यानी कि dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू k a माइनस एक्स। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ से क्या किया गया है, dx, ये जो हमारा dx है, ये dx दिख रहा है, dx यहाँ से a माइनस एक्स जो है इसके नीचे आ गया है, इक्वल्स टू के डी टी, ये हो गया है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इंटीग्रेट किया गया है यहाँ से, तो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करने के बाद क्या मिल गया हमको, माइनस लॉग ई ब्रैकेट में a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी, जहाँ पे c जो है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगर हम मान लें t इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि जब हमारा रिएक्शन जो था इनिशियल स्टेज में था, रिएक्शन हमारा क्या हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था, उस केस में t इज इक्वल्स टू 0 पर x की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। देखिए यहाँ क्या है, इस इक्वेशन को देख करके शुरुआती में t इज इक्वल्स टू 0 पर ये क्या है, a अमाउंट ही है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यानी कि x अमाउंट का यहाँ फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही t इज इक्वल्स टू टी पर देखा गया है तो x अमाउंट का फॉर्मेशन हुआ है, x अमाउंट का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो वही कहा गया है t इज इक्वल्स टू 0 पर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को अगर इक्वेशन 3 में हम रख दें, t इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 को, दोनों वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट किया जाए तो क्या हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ई ए। इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लिया जाए। इस इक्वेशन नंबर 4 को, ये जो इक्वेशन दिख रहा है हमको, अगर इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया जाए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, यहाँ से देखेंगे इक्वेशन नंबर क्या 3 क्या था, माइनस लॉग ई ब्रैकेट में a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस सी। इसी c की वैल्यू को, c की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली थी, c की वैल्यू निकाली है माइनस लॉग ई ए। इसी c की वैल्यू को अगर हम क्या करें,
इक्वेशन नंबर 3 में रख दे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या मिल गया हमको, माइनस लॉग ई ब्रैकेट में माइनस इक्वल्स टू के टी, ये जो है सी की वैल्यू है, माइनस लॉग ई ए, यहाँ से के टी क्या हुआ, ये इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई किया है तो क्या हो गया, के टी इज इक्वल्स टू लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। और जब कभी भी इस लॉग ई ए को लॉग बेस 10 के रूप में हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ पे 2.303 लिखा जाता है। तब ये क्या होता है, बेस 10 के रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है, चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। यानी के टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2.303 लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 एम अपॉन ए माइनस एक्स। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अगर इसके जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम उसकी विशेषता के बारे में बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जब कभी भी हम ये जो हमारा log ई ए माइनस एक्स है और टर्म समय के बीच में ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं तो उसके स्लोप से हमको क्या मिलता है, माइनस के अपॉन 2.303 की वैल्यू क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कि जब कभी भी हम क्या करेंगे, जब कभी भी log ई ब्रैकेट में ए माइनस एक्स और टी के बीच में हम ग्राफ ड्रा करेंगे, यानी दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा के अपॉन 2.303। यानी कि इसका जो स्लोप होता है, जो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, ये इसकी वैल्यू हमको क्या होगी, वहाँ से प्राप्त होगी। इसी तरह कह सकते हैं कि जब कभी भी जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, अगर उसके अभिकारक का जो कंसंट्रेशन होता है, अभिकारक के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं, n गुना बढ़ा दें, तो हमारा जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी क्या होता है, n गुना बढ़ जाता है। अगर हम हाफ लाइफ के बारे में बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, देखिए पिछले टर्म पे हमने बताया था जो टी होता है उसे हम टी हाफ इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पे ए माइनस एक्स जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन को देखें जो हमने निकाला है, तो यहाँ से क्या होगा, टी की वैल्यू को निकाला जाएगा, टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसको केवल अब क्या किया गया है, यहाँ के फॉर्म में है, ये टी को यहाँ ले आया गया है और के है यहाँ आ गया है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया गया, बस यही किया गया है। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए अपॉन a/2। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, अब यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये जो ए है 2 है, सॉरी ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, यानी कि log 10 2 हो गया। अब इस log 2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, log टेबल से देख करके सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू इस log 2 की वैल्यू को रख दिया गया है यहाँ पे 0.3010 इक्वल्स टू कितना हो जाए 0.693 अपॉन के। यानी कि टी हाफ किसी भी फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन का जो हाफ लाइफ साइकिल होता है, यानी कि टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.693। यही क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ साइकिल होगा। यानी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसकी जो हाफ लाइफ साइकिल होती है, या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी निश्चित भाग को, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के किसी भी निश्चित भाग को पूरा करने में जो समय लगता है, जो टाइम टेकिंग होता है, वो रिएक्टेंट के इनिशियल स्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल का जो रिएक्टेंट का जो इनिशियल स्टेज होता है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि
क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के किसी एक पार्ट को, किसी सर्टेन पार्ट को पूरा करने में, कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या है, एक डेफिनिट समय लगता है, मतलब एक निश्चित समय लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंप्लीट होने में। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है हमारा, अगर उसके वेग कांस्टेंट के बारे में बात करें, वेग कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स होगी। ठीक है, जो वेग कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स होगी। लेकिन अगर हम क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट के, जो रेट होता है, जो वेग की इकाई जो होती है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी, यानी कि जो हमारा वेग कांस्टेंट होगा, यानी कि के की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स होगी। ठीक है, लेकिन अगर वही हम क्या करें, जो हमारा वेग रेट की जो यूनिट है, अभी तो हमने कहा कह रहे थे रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक जो होता है उसकी यूनिट जो होगी सेकेंड इनवर्स होगी। लेकिन अगर रेट की बात करें, वेग की बात करते हैं, तो वेग वाले की बात करेंगे तो उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? किसी कोई भी कंफ्यूजन हो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट।